मेरे सभी साथी और इस दुनिया में हमारे हमसफर, अभी साहब ने कहा कि पठान साहब तन्हा रह गए। मैं कहता हूँ वो कभी भी तन्हा नहीं रह सकते जब तक हमारे जैसे लोग उनके साथ में हैं। और एक बात का जिक्र किया कि यहाँ की जो फिज़ा है वो फिज़ा से जो बाहर की फिज़ा है बहुत बेकार है। बातों से बात निकलती है और दूर तक चली जाती है। आखिर ये फिज़ा खराब क्यों हुई, इसका कारण हमको ढूंढने का कभी मौका ही नहीं मिला। ना हमको मीडिया के द्वारा दिया गया, ना हम जिन लीडरों के पीछे लगे हुए उन्होंने हमको ऐसा मौका दिया और हमको ऐसी समझ दी कि फिज़ा क्यों बिगड़ी है और क्या कारण है कि ऐसे हालात हो गए देश के कि देश को नफ़रतों में बांटा जाना शुरू हो गया। मीडिया नफ़रत फैलाने लगा। ये सब सोचने वाली बातें हैं। हम कहने के लिए आज लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र पर ही विश्वास करते हुए पठान साहब ने अपने रिटायरमेंट के अगले दिन ही अवामी विकास पार्टी का गठन किया था और उसकी स्थापना की, क्योंकि इतने लंबे समय से उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए बहुत सारे माहौल देखे थे। हर मुकदमों में दबाव भी देखा होगा, जैसे ऊपर से प्रेशर आता है फैसले बदलने के लिए, केस बदलने के लिए, देखा उन्होंने। पर ये हम आज अगर अपनी तुलना बाहर के देशों से करें, जिनको हम प्रगतिशील देश कह रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमारी जो स्थिति है यहाँ की बहुत ही बदतर और बेकार है। तो क्यों है? इसकी नींव अगर हम देखना चाहें, पड़चोल करने जाएं, तो आज़ादी से पहले से ही शुरू हो जाती है। जब डॉक्टर अंबेडकर नीची जाति, जिसको नीची जाति कहा जाता है, कथित शूद्रास के लिए लड़ रहे, मील का पत्थर उधर गाड़ गए। पानी आज भी कई गांवों में, कई शहरों में गरीबों की, मजलूमों की बस्तियां अलग हैं, और जो अपने आप को ऊंचा तबका मानता है और विषमता की प्रणाली में अपना ये रखता है, यकीन रखता है, और उसी को वो लगातार बढ़ाया जाना चाहता है, उसी के कारण हमारी फिजा जो है वो खराब हो रही है। मेरा कहने का मतलब है, जब हमारे तब के जो लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी के अपनी जीवनी में लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता, उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है कि अगर शूद्रों को इस देश में अधिक अधिकार मिलते हैं तो हमको ऐसे आज़ादी नहीं चाहिए। तिलक जैसे लीडर ने, जिसको हम लोकमान्य मतलब लोगों में बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर ऐसी उपाधि उनके पास है, उन्होंने कहा तेली, तंबोली, कुणभट्ट ये क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? इनको पढ़ने की क्या व्यवस्था, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इनको तुम, अगर कोई दर्जी है तो उसके लिए टेक्निकल दर्जी बनने का प्रोग्राम करो, अगर कोई लोहार है तो उसको टेक्निकली लोहार बनने के लिए सिखाओ, अगर कोई और कोई प्रोग्राम तो वैसे सिखाओ। इनको बाकी सब सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का उनका मतलब भी शिक्षा का वर्गीकरण, कि शिक्षा किसको मिलनी चाहिए, जो बहुत पहले समय से चलता आ रहा था कि सिर्फ ब्राह्मण या पंडित या ऊंची जात वाला ही पढ़ सकता है और कोई नहीं। एकलव्य का आपने सुना होगा। एकलव्य भील था, आदिवासी था, और छोटी जात गिना इन्होंने। जब उसने अपनी मेहनत और अपनी लगन से उसने जब अपना ये पूरा अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया, तो द्रोणाचार्य ने,
जिसके नाम पर आज खेल पुरस्कार दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसी द्रोणाचार्य ने कि उसका जो अर्जुन है ये दूसरे नंबर का बन के रह जाएगा, उसने उसका अंगूठा कटवा लिया दक्षिणा में। वो ही लोग आज हमारे गुरु द्रोणाचार्य बने हुए हैं। उसी महात्मा गांधी को हमारा राष्ट्रपिता बना दिया, जो नहीं चाहता था कि लोगों में जात पात मिटे। वो जात के अंदर जात पात मिटाना चाहता था। मील का पत्थर उधर गाड़ गए। पानी आज भी कई गांवों में, कई शहरों में गरीबों की, मजलूमों की बस्तियां अलग हैं, और जो अपने आप को ऊंचा तबका मानता है और विषमता की प्रणाली में अपना ये रखता है, यकीन रखता है, और उसी को वो लगातार बढ़ाया जाना चाहता है। उसी के कारण हमारी फिजा जो है वो खराब हो रही है। मेरा कहने का मतलब है, जब हमारे तब के जो लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी के अपनी जीवनी में लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता, उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है कि अगर शूद्रों को इस देश में अधिक अधिकार मिलते हैं तो हमको ऐसे आज़ादी नहीं चाहिए। तिलक जैसे लीडर ने, जिसको हम लोकमान्य मतलब लोगों में बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर ऐसी उपाधि उनके पास है, उन्होंने कहा तेली, तंबोली, कुणभट्ट ये क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? इनको पढ़ने की क्या व्यवस्था, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इनको तुम, अगर कोई दर्जी है तो उसके लिए टेक्निकल दर्जी बनने का प्रोग्राम करो, अगर कोई लोहार है तो उसको टेक्निकली लोहार बनने के लिए सिखाओ, अगर कोई और कोई प्रोग्राम तो वैसे सिखाओ, इनको बाकी सब सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का उनका मतलब भी शिक्षा का वर्गीकरण, कि शिक्षा किसको मिलनी चाहिए, जो बहुत पहले समय से चलता आ रहा था कि सिर्फ ब्राह्मण या पंडित या ऊंची जात वाला ही पढ़ सकता है और कोई नहीं। एकलव्य का आपने सुना होगा, एकलव्य भील था, आदिवासी था, और छोटी जात गिना इन्होंने। जब उसने अपनी मेहनत और अपनी लगन से उसने जब अपना ये पूरा अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया, तो द्रोणाचार्य ने, जिसके नाम पर आज खेल पुरस्कार दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसी द्रोणाचार्य ने कि उसका जो अर्जुन है ये दूसरे नंबर का बन के रह जाएगा, उसने उसका अंगूठा कटवा लिया दक्षिणा में। वो ही लोग आज हमारे गुरु द्रोणाचार्य बने हुए हैं। उसी महात्मा गांधी को हमारा राष्ट्रपिता बना दिया, जो नहीं चाहता था कि लोगों में जात पात मिटे। वो जात के अंदर जात पात मिटाना चाहता था कि जातियों के अंदर छुआछूत खत्म हो जाए, इसके ऊपर नहीं। यानी जो बड़ी जाति का है उसको सब बड़ी जाति का ही मानते रहे। तो तब से लेकर चालू हुआ, जो पढ़े लिखे थे तबका, जिनसे अकेला डॉक्टर अम्बेडकर और उस समय के कुछ ही नेता जो थे वो टक्कर ले रहे थे, उसका आज भी झगड़ा चालू है। तब उन्होंने जब कहा कि गोलवलकर जैसे और कुछ आरएसएस के जनसंघी लीडरों के द्वारा तब ये कहा गया था कि शूद्रों को वोट का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, और जो पूना पैक्ट है उसके पहले जो गोलमेज परिषद चलती है, तो उसमें भी वोट के लिए ही लड़ा जाता है, मेन लड़ाई। और सबसे बड़ा बदमाश अनशन करके बैठ जाता था, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर को समझौता करना पड़ा। और हक किसका गया? दबाव में डॉक्टर अम्बेडकर आ गए और हक सब लोगों का चला गया। वो ही वोट की लड़ाई, तब से लेकर के वोट का हक हमसे छीना जा रहा है, जिसकी परिणति में छीना जा रहा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि छीना जा चुका है। क्योंकि ईवीएम तब हमारे देश में आई जब लगभग सारे विकसित देशों ने उसको बैन कर दिया।
और इसको लाने वाली इंदिरा गांधी। फिर इसको लागू किया, इस पे प्रयोग हुआ। पहला प्रयोग ईवीएम पे कश्मीर में हुआ था और वहां पर पहली बार इधर की पार्टियों ने घुसपैठ कर ली कश्मीर के विधानसभा में। उसके बाद में 2004 में और 9 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब भी ईवीएम का प्रयोग हुआ था और वो बहुत बड़ी संख्या में जीत के आए। उसके बाद अगले सालों में, अगले 5 साल के बाद में सरकार बदनाम थी, लेकिन मनमोहन सिंह का एक चेहरा था। वापिस ईवीएम के ऊपर प्रयोग हुआ, वापिस से कांग्रेस और बहुमत से सत्ता में आई। मीडिया ने यह शो किया कि लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विकास कार्यों को वोट किया, उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट नहीं किया। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जो जनता पार्टी का लीडर है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। उन्होंने गए ईवीएम से पूछा, लोगों से, ईवीएम बनाने वाली मशीन की कंपनी से पूछा कि आपका जो ये है ईवीएम में धांधली हो सकती है कि नहीं, आप लोग अपने देश में क्यों नहीं वापरते। जब उन्हें पता चला कि ईवीएम में धांधली होती है और ईवीएम में हम अपने देशों में नहीं वापर सकते, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। तो अब उस समय सोनिया गांधी जाकर मोहन भागवत से मिलती है, बोली ईवीएम का विरोध मत करो, 5 साल के लिए आप लोग राज करो। तो बोले 5 साल नहीं, 10 साल आपने किया, 10 साल हम करेंगे। अब मोदी का पहला कार्यकाल खत्म होने के बाद में इतनी बदनामी हुई, उसने किसी की मदद नहीं की। कोरोना आया, कोरोना में लोग भूखे मर गए, किसी की मदद नहीं हुई, लोग पैदल जाके भूखे मर गए। कोई व्यवस्था नहीं सरकार के द्वारा, हर चीज बेची जा रही है आज भी। फिर ईवीएम का ही प्रयोग हुआ। 6 महीने पहले अमित शाह बोल देता है कि इतने तारीख को मोदी जी इतनी संख्या में बनकर आएंगे और पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे, और उतने ही वोट कैसे आते हैं। तो वोट छीनने की जो प्रक्रिया थी, जो ये सोच थी ऊंची जाति के तबके की, जो इस भारत पे राज करना चाहते थे, आज भी कर रहे हैं। बाय हुक और क्रुक, चाहे वो करेंगे, चाहे उनको बैलेट पेपर से पूरे का पूरा मतदान उठा के बदली करना पड़े, या फिर ईवीएम का वोट। ईवीएम के द्वारा जो वोट डाली जाती है उस पर रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगी, लेकिन पेपर ट्रेल मशीन लगने के बाद में भी उसकी गिनती नहीं की गई पूरी की पूरी, किसी एक बूथ पर भी। और पूरी की पूरी गिनती की जाती है अगर पेपर ट्रेल के द्वारा की हुई तो चोरी पकड़ी जाती है। और उस पर भी इन्होंने नियम बना दिया, चोर का भाई चोर, मौसेरा भाई चोर, चोर मौसेरे भाई। निर्वाचन आयोग भी उनका ही लोग बैठते हैं जो राज कर रहे हैं, भी इस बार मैं कर रहा हूँ, अगली बार तुम कर लेना, और हमारा ही आदमी कोई बीच में निर्वाचन आयोग का रहेगा नहीं। हमारे ही बनाए हुए जज आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारी तरफ से ही फैसले देंगे। बहुत बड़े बड़े जुर्म हुए, पुलिस अफसरों तक को डाल करके जेल में डाल दिया। जिन्होंने सच्चाई पर चलने की कोशिश की उनको जेल में डाला जाता रहा है आज तक। आज भी अगर कोई जरा सी भी किसी भी सच्चाई के बारे में स्टैंड लेने की कोशिश करता है, तुरंत ईडी का नोटिस, तुरंत उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन, और वो बोलता है हमारी जिंदगी तो अच्छे से चल रही थी, हमको क्या मुसीबत से लेना देना, फिर चुप बैठना पड़ता है। तो उनको पता था कि आने वाले समय में वोट से अधिकार होगा, तो वोट को कम करने के लिए कैसे कम किया जाए लोगों का वोट,
तो एक तो ईवीएम उन्होंने ले लिया अपने हाथ में, दूसरा था कि जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको वोट डालने का हक नहीं है। सही है पठान साहब? तो अब इन देश के नागरिकों की संख्या कम कैसे की जाए, उसके लिए उन्होंने प्लानिंग करके एनआरसी, एनपीआर ऐसे कानून लाए ताकि लोगों की वोटिंग की संख्या कम हो जाए और लोग वोट ना कर पाए और हमारा जो परसेंटेज है वो ऊपर आता रहे। क्योंकि उन सोच वाले जैसे लोग हैं वो चाहे मारे जाएं, काटे जाएं, वो एक ही जगह पे वोट डालेंगे। और अब तो वो कहीं पे भी डाले, मैं कहता हूँ कि जिसको उन्होंने जिताना है, सत्ता में जो पार्टी है जिसका प्रबंध लगा हुआ है वही जीतेगी। हमारा आज हम कहने के लिए हम अवामी विकास पार्टी में लड़ रहे हैं, हम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम ईवीएम जैसे महादानव को हटाएंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग वोट की गारंटी जो हमारा हक था वोट का वो हमारा है। मैं तो नहीं मानता कि मेरी वोट जो मैंने डाली वो सही जगह पे गई होगी, और अगर गई भी होगी तो उसका कोई सही रिजल्ट आया होगा। दूसरा, शिक्षा वो शुरू से नहीं देना चाहते थे। आज आप देख रहे हो शिक्षा जो सेवा का पेशा था उसका व्यवसायीकरण हो गया है। अब सिर्फ पैसे वाला ही पढ़ सकता है और गरीब का बच्चा ना तो स्कूल जाने की सोच सकता है। वो कुछ सालों तक एलिमेंट्री क ख ग पढ़ लेगा, थोड़ा लेटर पढ़ना सीख जाएगा, बोर्ड पढ़ने सीख जाएगा, स्टेशन का नाम पढ़ना सीख जाएगा, उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाएगा। शिक्षा का ये हाल कर दिया है। दूसरे पेशे हैं जैसे डॉक्टरी है, इंजीनियर है, किसी भी बस्ती में कोई भी शराब की दुकान खोलनी हो, बियर शॉप खोलनी हो, फटक से लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपने छोटा मोटा स्कूल खोलना है, मदरसा खोलना है, कोई और चीज़ खोलनी है जिससे लोगों को ज्ञान मिले, वो चीज़ खोलने के लिए आपको 500 तरह के परमिट और लाइसेंस लेने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे, और 90% वो आपको पीछे हटा देंगे कि नहीं होगा आपका, लटकाते जाएंगे। इसी तरह न्याय के मामले में है, न्याय भी लटकाते जाओ तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमारा जो सिस्टम था, पहली बार जब 47 में इस देश के लीडर बने तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। उस समय हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद में जब पहली बार इधर लीगल चुनाव आज़ादी के बाद हुए तो वो 52 में संविधान बनने के बाद में, और जिस संविधान में हमको, हिंदू को, सिख को, मुसलमान को, सभी को एक तरह की सुरक्षा मिली हुई थी, गारंटी मिली हुई थी, आज उसका संशोधन पे संशोधन करके आज उस संविधान का प्रारूप ही बिगाड़ा जा चुका है। और संशोधन के नाम पर आपके हक छीने जा रहे हैं, आपके हक खत्म किए जा रहे हैं। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मजदूरों के जो कामगार वर्ग है इसकी भलाई के लिए ड्यूटी के आवर्स जो थे वो 12-14 घंटे से कम करके 8 घंटे किए थे, ताकि 4 घंटे वो अपनी फैमिली लाइफ में जी सके। पर आज इन्होंने उसी मजदूरी कानून में संशोधन के अनुसार करके कि ये मजदूरी संशोधन या मतलब मजदूरों का भलाई कानून ऐसे कह के ये कहने को भला करते हैं लेकिन काटते हमारी जड़ें। वापिस 8 से 12 घंटे ड्यूटी कर दी, यानी काम 12 घंटे का और ड्यूटी आपकी पगार जो होगी वो सिर्फ 8 घंटे की मिलेगी। अब आपके पास अच्छी पगार नहीं आएगी तो आप खाली जिंदगी भर एक कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहोगे, चलते रहो जिंदगी भर, मेहनत करते रहो, पसीना निकालो, धूप में, गर्मी में, सर्दी में,
तेल निकलते निकलते आपका तेल निकल जाएगा, लेकिन आपको कोई अच्छी चीज आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिजा जो बिगड़ी हुई है, ये हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग कहते हैं हमने ने वोट दिया, मैंने इसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया, हमारे वोट से फलां आदमी जीत गया। हमको जागृत होना होगा, हमको शमशेर खान पठान साहब जैसे लीडरों को आगे लाना होगा। पढ़े लिखे ईमानदार हैं, अवामी विकास पार्टी को आपको अच्छे से समर्थन देके पूरे जोर शोर से आगे लाना होगा, ताकि हम लोग जिस सिस्टम में फंस चुके हैं उससे निकलने के लिए हम लोग कुछ कर सके, कुछ कर पाए हमारे जीते जी। इनके जैसा लीडर हमारे बीच से चला गया तो ऐसा लीडर तैयार होने में बाद में सदियां मतलब काफी साल लग जाते हैं। तो इसलिए समय भी कम है। मेरी आप सबसे विनती है कि हालातों पर पकड़ रखो, नजर रखो, हमारे हक कौन छीन रहा है, कहां से हमें हक मिलने हैं। इस चीजों की जब पहचान होएगी तो इंशाअल्लाह वाहिगुरु मेहर करेंगे, हम सब कामयाब होंगे और असली आज़ादी हमारी तभी आएगी। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर।